गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं योगिता शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं बाजार दर्शन का दूसरा भाग। अब तक हमने पढ़ा कि जैनेंद्र कुमार जी ने अपने इस पाठ में उपभोक्तावादी संस्कृति व बाजारवाद को समझाने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। यह पाठ कई दशक पहले लिखा गया था, लेकिन आज उस समय से भी कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है, जिसमें लेखक ने बताया है कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग नहीं करते हैं तो हम उस बाजार से असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या लेकर के ही लौटते हैं। हम बाजार का सोच समझकर उपयोग करें, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप खरीदारी करें। जो हमें लेना है उसका मानस पहले से ही बना करके जाएं, तब हम उस बाजार से सच्चा लाभ उठा सकेंगे। हम बाजार से लाभ उठा सकेंगे और बाजार को हम लाभ भी दे सकेंगे, यानी कि तभी बाजार की सार्थकता होगी। अन्यथा क्या होगा कि हम उस बाजार की चमक दमक में फंसकर एक मन में एक कुंठा लेकर के ही लौटेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लेखक ने अपने मित्र का उदाहरण दिया कि किस तरीके से वो खरीदारी करके आते हैं और अपनी पत्नी के साथ जाते हैं, बहुत सारी खरीदारी कर लेते हैं और उसका सारा श्रेय अपने पत्नी को देते हैं। अब लेखक ने यह उदाहरण दिया है, वो कहते हैं कि उनके पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, एक सज्जन रहते हैं, जिन्हें कि लोग भगत जी कहते हैं। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे हैं। चूरन उनका सरनाम है यानी प्रसिद्ध है। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते, यानी कि वो कमा तो वो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जो है 6 आने से ज़्यादा कमाना नहीं है। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते तथा न ही पेश की ऑर्डर लेते हैं। 6 आने पूरे होने पर वे बचा चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। वे सदा स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कहीं पर भी उनके मन में यह मलाल नहीं है कि उनकी कमाई इतनी कम है, और इतना कमा करके भी वो बहुत खुश रहते हैं। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है, यानी कि उनके सामने क्या होता है कि पैसा ऐसा लगता है कि मानो उनके पीछे पीछे घूम रहा है कि मुझे लो, लेकिन वे उतना ही कमाते हैं जितना कि उन्हें चाहिए। तो ऐसा लगता है मानो पैसे को तो वो निर्मम व्यक्ति की तरह अपने पीछे बिलखता हुआ छोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम चलता कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू चल सकता है या नहीं। आगे देखिए, लेखक कहते हैं कि पैसे में एक व्यंग शक्ति होती है, बहुत व्यंग शक्ति होती है। जिसके पास पैसा होता है उसकी चाल ही अलग तरीके की होती है, और जिसके पास नहीं होता है वह अपने आप में बहुत हीनता अपने मन में लाता है कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है। तो पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से अगर धूल उड़ाती कोई मोटर चली जाए तो पैदल चलने वाला व्यक्ति परेशान उठता है। वह अपने पिछले जन्म तक को कोसता है, लेकिन ऐसी शक्ति या ऐसे आहत हम इन चूरन वाले भगत जी को नहीं देखते कि उनके पास पैसा कम है, लेकिन फिर भी कहीं उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि जिनके पास पैसा कम है लेकिन फिर भी उनके मन में हीनता नहीं है, तो ये जो बल है वो आखिर उनमें ऐसा बल आता कहाँ से है कि वो पैसे की शक्ति के पीछे भागते नहीं हैं, बल्कि पैसा उनके पीछे चूर चूर हो करके रह जाता है। लोक वैभव से वो इतने प्रभावित नहीं होते और उनके ऊपर वो शक्ति कार्य नहीं करती। तो इस बल को वो कहते हैं, तो वह क्या बल है जो इसे तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है जिसे लोग स्पिरिचुअल कहते हैं।
आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। लेखक कहते हैं कि वो जो बल होता है ना, जिसको लेकर के एक व्यक्ति अपने में इतना खुश रहता है, वो पैसे के पीछे नहीं भागता, बाजार उसे इतना, उसमें उस बल को उन्होंने दिया है कि ये कुछ अलग जाति का, अपर जाति का ये बल होता है, जिसे कि लोग स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक, आत्मिक, नैतिक कहते हैं। आध्यात्मिक ये बल होता है। लेखक कहते हैं कि मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, स्पृहा यानी इच्छा, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। यह आध्यात्मिक बल कहाँ नहीं होगा? जहाँ पर कि तृष्णा होगी, इच्छा होगी, पाने की आकांक्षा होगी, जोड़ने की चाह होगी, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। अगर हम वैभव के पीछे, पैसे के पीछे बहुत अधिक भागते हैं, वस्तुओं के मोह में अगर हम अपने बल के आगे बल्कि हम वस्तुओं को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो यह क्या होगा? यह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय होगी। लेखक कहते हैं कि एक दिन बाजार चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थी, वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। भांति भांति की बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र अपने ज़रूरत की चीज़ से मतलब था। यानी कि उन्हें क्या खरीदना है? वो चूरन बनाते हैं और चूरन बनाने के लिए उन्हें चाहिए काला नमक और जीरा। तो उन्हें तो केवल अपने ज़रूरत की चीज़ से मतलब था। वे रास्ते के फैंसी स्टोर को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ें लेकर चल पड़ते हैं और चीज़ें लेने के बाद जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, अब उन्हें बाजार मानो शून्य लगता है और चांदनी चौक की चांदनी है, या जो कहना चाहिए बाजार का जो आकर्षण है, वो मानो बिछी की बिछी रह जाती है और वह बाजार उसे मानो बुलाता रहता है और वो भी उस बाजार की तरफ इस तरीके से सबसे रामा शामा करते हुए, सबके कल्याण की कामना करते हुए वो वहाँ से आ जाते हैं। यहाँ लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, यानी कि जिसको पता है कि मुझे क्या लेना है। जैसे कि उन्होंने भगत जी का उदाहरण दिया कि उन्हें काला नमक और जीरा चाहिए, जो कि उन्हें पंसारी की दुकान पर मिलेगा। अब पंसारी की दुकान पर जाने के लिए बीच में बाजार से तो गुजरना होगा। खूब जो है चौक की चांदनी है, खूब बाजार पसरा हुआ है, चारों तरफ सजावट है, भांति भांति की वस्तुएं हैं, चारों ओर लोग हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो भगत जी सबसे रामा शामा करते हुए जाते हैं, अपनी चीज़ लेते हैं और आ जाते हैं, यानी कि उनको जो चाहिए था वो उन्होंने खरीदा। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को जान करके जब खरीदारी करता है, ऐसा ही व्यक्ति बाजार को सार्थकता देता है। और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उन्हें लेना क्या है, अब वे अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। जिनको नहीं पता है कि उन्हें क्या खरीदना है, वो केवल एक शैतानी शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए है और हम भी बाजार के लिए उतने ही आवश्यक हैं। ग्राहक और बेचक का जो संबंध है वो बहुत ही अटूट होता है, दोनों एक दूसरे को लाभ देते हैं और यही क्रय शक्ति होती है जिससे कि ये सारा संसार चलता है। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। कौन लोग? जो केवल बाजार की चमक दमक में फंस करके रह जाते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि उन्हें क्या लेना है, जो केवल अपनी पैसे के बल पर, शक्ति के बल पर अपनी पैसे की व्यंग शक्ति का कहना चाहिए प्रदर्शन करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वे भी लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी, और जब अगर कपट बढ़ेगा तो क्या होगा? सद्भाव घटेगा।
इस सद्भाव के हाथ पर ही आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। जब दोनों एक दूसरे को ठगने के फिराक में रहेंगे तो वो फिर ना तो कोई मित्र रह सकते हैं, ना संबंधी, ना पड़ोसी। वो तो ग्राहक और बेचक की तरह ही एक दूसरे को के साथ व्यवहार करते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जहाँ दोनों एक दूसरे को लाभ नहीं पहुँचा रहे, दोनों एक दूसरे को ठगने की फिराक में हैं, वो बाजार कैसा हो गया? वो तो कपट का बाजार हो गया, जो कि मानवता के लिए एक विडंबना है, वो मानवता के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। और जो शास्त्र इस तरीके के बाजार का पोषण करता है, वह अर्थशास्त्र कैसा है? उल्टा है, वह मायावी है। और वो अर्थशास्त्र नहीं, वो कैसा हो गया? वो अनीति शास्त्र है। तो कहने का अर्थ यह है कि बाजार को सार्थकता भी वही व्यक्ति देगा जिसे पता है कि उसकी आवश्यकता क्या है। और हमेशा जब हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपनी उसी तैयारी से हम बाजार जाएंगे तो हम अपने धन का भी सदुपयोग करेंगे, हमारे समय का सदुपयोग होगा कि जो हमें लेना है हम सीधे उसी चीज़ को लेने के लिए जाएंगे, है ना। और नहीं तो क्या होगा कि हमें जब पता ही नहीं है, केवल हमारे पास, क्योंकि हमारे पास परचेजिंग पावर है, मनी बैग है, पैसा है। पैसा अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है। और एक कहना चाहिए, पैसे का बड़ा अभिमान भी व्यक्ति में आ जाता है। जेब भरी हो तो फिर बात ही क्या है। तो लेकिन उस भरी हुई जेब का सदुपयोग होना चाहिए, पैसे का भी सदुपयोग हो, समय का भी सदुपयोग हो, ग्राहक को भी फ़ायदा हो, बेचक को भी फ़ायदा हो, वही बाजार वास्तव में सार्थक है। और जो ऐसा बाजार नहीं है, जो एक दूसरे को ठगने के प्रयास में है, वो अनीति शास्त्र है, वो मायावी है। तो कहने का अर्थ यही है कि बाजार दर्शन पाठ जो है शिक्षा देता है कि हमेशा बाजार से लाभ उठाएं और उसके लिए आवश्यक है कि अपने मन को नियंत्रित रखें और सोच समझकर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही चीज़ों की सूची बना करके आप बाजार जाएं। तो यह था पाठ। अब हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। अब बाजार का जादू कब चढ़ता है मनुष्य पर? जबकि उसकी जेब भरी हो। और जब जेब भरी होकर के वो जब बाजार जाएगा तो बाजार की जितनी भी आकर्षक वस्तुएं हैं वो सब उसको अपनी ओर खींचेंगी और वो उस जादू से आकर्षित होगा। उसे लगेगा कि मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ों की कमी है, बहुत कुछ बाजार में तो कितना सामान है और मेरे पास कितना कम है, यानी कि यहाँ कितना असीमित है, मेरे पास कितना परिमित है। तो वो सभी चीज़ों को खरीदने की सोचेगा, है ना। और उसे लगेगा कि मेरे पास बहुत सारी सामान ऐसे हैं जिनकी की मेरे पास कमी है। और जब ऐसा लगेगा उसको तो वो बहुत सारी फिजूल की चीज़ें भी खरीदेगा जिनकी की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तो उसको जादू के प्रभाव में है, वो जेब भरी हुई है, मन खाली है, तो जादू उस पर चलेगा। लेकिन जब वो व्यक्ति घर आता है, घर आकर के और जब उसको लगता है कि अरे मैं कितना सामान लेकर के आ गया, तब उसे लगेगा कि ये इतना सामान मैंने क्यों खरीदा, इसकी तो मुझे आवश्यकता ही नहीं थी। तो कई बार वो बाजार का आकर्षण होता है, वो चुंबकीय शक्ति होती है जो हमारे ऊपर कार्य कर रही होती है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। और बाद में ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को मैं सुविधा समझ करके लाया, ये तो दुविधा है, अब इसकी तो देखभाल मुझे करनी पड़ेगी, इसको रखने की भी जगह मुझे मेरे घर में निर्धारित करनी पड़ेगी कि मुझे इसको कहाँ रखना है। तो ये जब उतरता है जादू तब उसे एहसास होता है कि जो जितना सामान मैं खरीद करके लाया था उसकी तो मुझे आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन है कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो बिल्कुल, बाजार में भगत जी का जो व्यक्तित्व है उसका यह सशक्त पहलू उभर करके आता है कि उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। वो चौक बाजार में अपनी आंखें खोलकर चलते हैं
लेकिन उससे वो उनकी आंखें चकाचौंध नहीं होती, वो भौचक्के नहीं होते, वो सबको रामा शामा करते हुए जाते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि मुझे क्या खरीदना है, मुझे पसारी की दुकान पे जाके काला नमक और जीरा खरीदना है। तो उनको पता है कि मुझे लेना क्या है। कहने का अर्थ है उनका मन भरा हुआ है, जेब के साथ साथ मन भी भरा है। उनको पता है कि मुझे क्या लेना है, और वो बाजार का जो व्यर्थ का जादू है वो उन पर नहीं चलता। वो अपनी आवश्यक चीज़ें लेते हैं और आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो समाज में शांति स्थापित करने में मददगार होते हैं। ऐसे लोगों से बाजार भी लाभ उठाता है और बाजार को वो भी लाभ देते हैं। तो बिल्कुल उनका जो है ये जो आचरण है ये समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तीसरा प्रश्न है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। तो बाजारूपन से तात्पर्य क्या है कि केवल दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करना। अब भाई बाजार का तो काम है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, इसीलिए बाजार को बहुत सजा करके रखा जाता है ना। अच्छी अच्छी सेल लगाई जाती है, 2 के साथ 1 फ्री, इसके साथ 1 फ्री, है ना। तो वो उसका काम है। तो लेकिन व्यर्थ की जो चमक दमक में जो व्यक्ति फंस जाए या बहुत ज़्यादा भी बाजार लोगों को ठगने के लिए कार्य करे, तो ये क्या होता है कि यानी कि दिखावे के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है वही बाजारूपन कहलाता है एक तरीके से। और बाजारूपन को बढ़ाता कौन है और किस प्रकार के लोग हैं जो कि उसको सार्थकता देते हैं। तो इसमें ऐसे लोग जो सोच समझ करके खरीदारी करते हैं, जो लोग कहना चाहिए अपने क्रय शक्ति से संपन्न हैं, पैसे से संपन्न होने पर भी वो अपने मन को खाली नहीं रखते, वरन सोच समझ के बाजार जाते हैं और वहाँ से खरीद करके लाते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुरूप खरीदारी करते हैं, वो लोग तो बाजार को सार्थकता देते हैं। और जो लोग केवल अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और बाजार के दिखावे में आकर के खरीदारी करते हैं, वो लोग बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना भी कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। बिल्कुल हम बहुत इससे सहमत हैं कि बाज़ार किसी का भी, जब हम बाज़ार जाते हैं तो कोई दुकानदार हमसे पूछता है क्या कि आप किस धर्म के हैं, आपकी जाति क्या है, या आप पुरुष हैं कि महिला हैं, आप क्यों हैं, कोई नहीं पूछता है। वो आपका ना लिंग देखता है, ना जाति, ना धर्म, ना क्षेत्र। वह देखता है तो सिर्फ केवल आपकी क्रय शक्ति, आपकी खरीदने की ताकत, खरीदने की क्षमता को ही वो देखता है। उसे हमारे धर्म, लिंग, वर्ण, जाति से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार बाज़ार जो है सामाजिक समानता की रचना करता है। हम इससे पूरी तरीके से सहमत हैं। अब प्रश्न है कि आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। अब आप कोई अपने चारों ओर अपने परिवेश को देखिए और वहाँ पर यह ऐसा कि जब पैसा ताकत बन के उभरा हो, शक्ति के रूप में आया हो, ऐसे प्रसंग आपको लिखने हैं। बहुत सारे प्रसंग हो सकते हैं जहाँ पैसा शक्ति के रूप में दिखता है। अरे हम देखें बड़े बड़े लोग जब अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो उन शादियों का कार्ड ही जो है एक तरीके से वो बता देता है कि शादी कितनी होगी। उस कार्ड को देख करके ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि अरे वाह भाई वाह, इतना अच्छा कार्ड आया तो शादी कितनी होगी। तो वो पैसे की तो ताकत है जो हमको उस निमंत्रण पत्र के द्वारा दिख रही है ना। शादियों में आप लोग बहुत खर्च करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपने उनके मकान देख करके आप कह सकते हैं, उनकी कोठियाँ देख करके हम उस पैसे की शक्ति को पहचान सकते हैं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पैसे के बल पर, पैसे की ताकत पर बड़े बड़े मुकदमों से, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके भी उनको कानून अपने शिकंजे में नहीं ले पाता, वो लोग बाहर आ जाते हैं। ऐसे कितने ही अभिनेताओं को हमने देखा है जो कि बड़े से बड़ा जुर्म करके भी पैसे की ताकत पर बाहर आ जाते हैं। तो इस हमारे देश समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पैसा शक्ति के रूप में दिखाई देता है। दूसरा है कि जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई हो। अब कोई ऐसा प्रसंग यहाँ पर लिखें जिसमें कि भाई पैसे की शक्ति यहाँ पर काम नहीं आई, है ना। तो अब आप इसमें क्या उदाहरण देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बीमारी है, या क्या हम कह सकते हैं
चुनाव होते हैं, कई बार जब एक उम्मीदवार बहुत पैसा खर्च कर रहा है, उसे लगता है कि मैं पैसा से जनता को खरीद लूँगा, लेकिन जनता जो समझदार होती है वो उसी को मत अपना देती है जिसे कि वो चाहती है, भले ही वो अगला पैसे कितना ही खर्च कर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पर पैसे की ताकत काम नहीं आती सब, और जब चुनाव नतीजे आते हैं तो लगता है कि अरे वाह, इसने तो इतना पैसा खर्च किया, लेकिन देखो फिर भी जनता, कहते हैं ना भाई, ये तो जनता है, ये पब्लिक है, तो वहाँ पैसे की शक्ति काम नहीं आती। बीमारी भारी जब हो जाती है तो भले ही आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाए, लेकिन मृत्यु एक ऐसा कड़वा सच है कि उसको पैसे से हम नहीं। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कि पैसे की ताकत काम नहीं आती है। आप और सोचिए और लिखिए। तो ये प्रश्न 5 प्रश्न हैं, ये आप अपने जो है उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इन सबको आप जो है अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।